जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये जो है भूगोल का यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना? इसको आप लोगों का एक होमवर्क है, बताइएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज से 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। याद रखिएगा, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी, आखिर हमारी जो पृथ्वी है उसका जन्म कैसे हुआ, इस संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत हैं। इसको मैं आगे आपको बताया भी हूं, फिर से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसके समय 2 सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को आपको याद करना पड़ेगा। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, अद्वैतवादी सिद्धांत, और दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत, ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम पहले इसको अर्थ समझेंगे। अद्वैतवादी सिद्धांत का मानना है कि पृथ्वी का जन्म कितने तारों से हुई है? 1 तारों से। और द्वैतवादियों का 2 तारा से हुआ। इस तरह से 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम इनको डिफाइन करेंगे, इसको हमको जानना है। प्रश्न पूछेगा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कितने हैं? 2 हैं, द्वैतवादी, अद्वैतवादी। अद्वैतवादी 1 तारे से पृथ्वी का जन्म हुआ यह मानता है, दूसरा 2 तारे से। यहां पर क्लियर हुआ। अद्वैतवादी को मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अद्वैतवादी के अंतर्गत मुख्यतः भूगोलवेत्ता हैं इमैनुअल कांट, लाप्लास, रास, लाकियर, ये जानना है। और द्वैतवादी विचारधारा सिद्धांत के अंतर्गत चेम्बरलिन और ज्वारी परिकल्पना वाले हैं जीन्स जेफरीज, ये 2 उसमें आता है। ठीक है, ज्वारी कल्पना जीन्स एंड जेफरी, ये है ज्वारी परिकल्पना। तो ये दूसरा काम आप लोगों का है। कितने सिद्धांत हैं? 2। ये क्या होता है, प्रश्न पूछ देता है 2 नंबर का, अद्वैतवादी, द्वैतवादी। अब आता है अद्वैतवादी में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इमैनुअल कांट जो जर्मन भूगोलवेत्ता है, ठीक है, इनका मानना है, इसको पढ़ेंगे और लाप्लास का पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? विचारक ये मानते हैं कि पृथ्वी का जन्म 1 तारे से हुआ है। 1 तारा रहा होगा, उसमें जोरदार विस्फोट हुआ होगा और उसी से 9 छल्ले बने हैं और पृथ्वी और हमारा उपग्रह बना है। ये अद्वैतवादी वाले हैं। उसमें अद्वैतवादी में 3 विचारक हैं। इमैनुअल कांट, नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल याद नहीं होता, कांट याद रख लीजिएगा। कांट ने क्या दिया है? वायव्य राशि परिकल्पना दिया है। सर, परिकल्पना क्या होता है? इसको इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते हैं। जब कोई विचार हम व्यक्त करते हैं बिना जाने, है ना, तो परिकल्पना होता है। तो यहां पर वायव्य राशि परिकल्पना कांट ने दिया 1755 में, न्यूटन के सिद्धांत के अनुरूप दिया। इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें धूल कण है। मैंने इसको अच्छे डिफाइन किया था। आप लोगों को मैं क्या बोला? धूल कण। जितने आप लोग बैठे हुए हैं ना यहां पर, आप लोग धूल के कण हैं। बाद में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण कारण आपस में ये धूल कण टकराते हैं। टकराने से क्या मिलेगा? उष्मा, ऊर्जा। टकराने के बाद उष्मा मिला, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये परिभ्रमण किया, अपने अक्ष पर तेजी से घूमना शुरू कर दिया। पहले तो आप लोगों की तरह शांत बैठा हुआ धूल कण है, फिर कुछ होता है, धूल कण आपस में टकराया और ऊर्जा परिणाम स्वरूप अपने ही अक्ष पर घूमना शुरू करता है। घूमते 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 क्या करता है? वो 9 छल्ले निकलते हैं। छल्ले मतलब उसके अलग अलग जो बाहर की सतह है वो निकलती। पहली सतह निकली तो ये बुध बना, दूसरा मिला तो इस तरह मंगल बना, पृथ्वी बना, इस तरह से निकलते गए। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर प्याज देखे होंगे, 1 परत 2 परत निकला ना, वैसी अभ्रक देखे होंगे, अभ्रक में निकला। तो ऐसी उस पिंड का क्या निकलता है? छल्ला निकलता है, छल्ला। उसी छल्ले से 9 छल्ले से क्या बना? हमारा पृथ्वी ग्रह बना है, हमारा सौर मंडल बना है। यह मानना है वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना में इंपॉर्टेंट है एक शब्द है नेबुला। नेबुला की बात करता है। नेबुला क्या है? कुछ आप लोगों को बताए थे, निहारिका बोलते हैं इसको। और जब धूल कण आपस में टकराए, उष्मा दिए, तो क्या बन गया? चमकदार एक पिंड बन गया। इसी को बोलते हैं नेबुला। धूल कण आपस में टकराए, उष्मा से क्या हो गया? चमकदार हो गया, एक पिंड बन जाता है, विशाल पिंड। ये क्या कहलाता है? नेबुला कहलाता है। किसने उपयोग में लाया? कांट ने। आपको यहां पर नेबुला क्या है कई बार पूछा है प्रश्न, आपको जानना है। तो यहां पर इमैनुअल कांट ने कब प्रस्तुत किया अपना सिद्धांत? सब बताइए जोर से। हाँ, 1755। न्यूटन के सिद्धांत के अनुरूप है।
न्यूटन का सिद्धांत जानते हो आप? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है। जब सेव गिरा तो उनके मन में विचार आया कि सेव नीचे ही क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं गिरा, कुछ तो कारण होगा। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अब इसी सिद्धांत के आधार पर कांट ने क्या किया कि धूल कण को भी क्या किया, आपस में संपीड़न होते हैं, तो इसी को गुरुत्वाकर्षण बोला, ठीक है। समझ में आया? अब ये दूसरा आ रहा है लाप्लास। ये सब किसमें है? अद्वैतवादी वाला में। मतलब एक तारे से बताया ना, धूल कण बना, एक तारा ही विस्फोट हुआ, बन गया हमारा पृथ्वी सौरमंडल। दूसरा है लाप्लास। लाप्लास ने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्या दिया है? लड़की है, नाम उसका डेस डेस है, उससे इलेक्ट्रिशियन क्या मंगा रहा है? हाँ, लड़की का नाम क्या है? निहारिका। तो देखिएगा, निहारिका परिकल्पना है, आपको याद रखना पड़ेगा। सर परिकल्पना का अर्थ क्यों परिकल्पना बोलते हैं? तो ये जो है सिद्धांत लाप्लास ने वहां जाकर पृथ्वी बनते हुए नहीं देखा है, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कुछ आधार पर, तो ये इसको हम बोलते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस बोलते हैं। लाप्लास ने 1796, क्योंकि कांट के ही चेले थे लाप्लास, कांट में बहुत सारी बुराइयां थी, मतलब उसके सिद्धांत में। इनका मानना था, कई लोगों का मानना था कि पृथ्वी में मतलब ब्रह्मांड में ये तारे अचानक नहीं बने होंगे, उस तारे में नौ छल्ले निकला तो बाकी का कहां गया, ये थोड़ा दोष था। तो उसको दूर करने के लिए लाप्लास ने क्या लाया? निहारिका परिकल्पना लगाया। इसी से मिलता जुलता कौन सी बुक में लाया? आपको याद रखना है, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम, इस बारे में इन्होंने बताया। तो देखिएगा, आपको सन याद रखना है, सबसे पहले कांट का था, फिर सेकेंड नंबर 1796 लाप्लास का है। अब देखिएगा यहां पर एक बात याद रखिएगा, निहारिका परिकल्पना इन्होंने बताया, तो इन्होंने भी वही बताया कि ब्रह्मांड में देव निर्मित पदार्थ था, एक धूल कण था, आपस में संपीड़ित हुए और वो क्या हुए? एक पिंड बन गया, इसको क्या कहा गया? निहारिका। कांट ने क्या बोला? नेबुला, है ना, नेबुला का हिंदी अर्थ निहारिका ही होता है। तो उसी लाप्लास ने क्या बताया? हमारे ब्रह्मांड में एक पिंड बन गया जिसको निहारिका गया, उसका एक ऊपरी परत था, जैसे कि लड़कियां लोग जैसा घर में देखते होंगे कि दूध गर्म करते हैं, तेजी से उबालते हैं आधा एक घंटा, फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऊपर में क्या बन जाता है? मलाई, एक लेयर हो जाता है। वैसी जो निहारिका पिंड है उसके बाहरी आवरण में क्या हो गया? एक परत बन गया है, एक परत बना हुआ है। देखिएगा पहला स्टेप में क्या हो रहा है? निहारिका बन गया। इन्होंने, कांट ने क्या बोला? धूल कण आपस में टकराया, फिर धूल कण क्या बना? निहारिका। मगर इन्होंने क्या बोला? पहले से मौजूद था निहारिका ब्रह्मांड में। इनका मानना लाप्लास का, पहले से मौजूद निहारिका जब तेजी से घूमती है तो उसका ऊपरी परत क्या हो गया? निकलना होता है, मतलब पिंड से अलग हो जाता है। देखिए इसमें सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? अलग हो गया, इस पिंड से, मतलब इससे अलग हो गया। बाद में यही क्या होता है? एक ग्रह में तब्दील हो जाता है, ठीक है। यहां पर आपको, यहां पर लाप्लास ने बोला कि एक ब्रह्मांड में निहारिका थी जो गतिशील थी, उसका ऊपरी परत ठंडा होकर क्या होता है? अलग निकल जाता है, और उसी गतिशीलता का वो बड़ा विशाल का एक पिंड बन जाता है, और उसी पिंड से क्या निकलते हैं? नौ छल्ले। कांट ने क्या बोला? कांट ने बोला था कि एक पिंड से नौ छल्ले निकले, मगर इसने क्या बोला? निहारिका से एक अलग पिंड से नौ छल्ले निकले, ये अंतर है, ठीक है। तो ये लाप्लास का निहारिका परिकल्पना सिद्धांत है। इसके दोष भी हैं, दोष को भी जानना पड़ेगा कि संभव नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, है ना। इसका दोष गुण, ये इस तरह से निहारिका परिकल्पना भी क्लियर हो गया। ये दोनों मिलता जुलता है। मगर कांट ने क्या बोला? वायु थी ब्रह्मांड में, गैस थे, धूल कण थे, वायु नहीं बोला, गैस धूल कण आपस में चिपके और क्या बन गया? निहारिका। मगर लाप्लास ने क्या बोला? पहले से निहारिका था ब्रह्मांड में, है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अद्वैतवादी में रास और लाकियर का भी है। तो इस तरह से अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत दो मुख्य सिद्धांत हैं जो अद्वैतवादी सिद्धांत, ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें किसी को समझ में आया नहीं? पूछ सकते हैं। सभी को आया? थोड़ा कठिन लगा? नहीं आया समझ में? है ना। इसको हम लोग सरल भाषा में भी समझ सकते हैं, है ना। सरल भाषा में समझे, सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं? वह देखिएगा, आपको क्लियर कर देता हूं। कांट जो था ये मानना था कि इस क्लास को आप ब्रह्मांड मान लीजिए। आप लोग क्या है? धूलकण शांत बैठे हैं, आपस में क्या है? टकराते हैं और एक बड़ा पिंड बन जाता है जिसको नेबुला कहा है, निहारिका कहा है, और उसी पिंड से क्या हुआ? छल्ले निकले। कांट बोला। लाप्लास ने क्या बोला? ये धूलकण नहीं थे, पहले से एक पिंड था बोला ब्रह्मांड में, और उस पिंड से एक, समझ लो ये मार्कर है, एक
निहारिका है। अब लगातार गतिशील हो रहा है लाप्लास के अनुसार, तो ये धीरे धीरे इससे अलग हो जाता है। ये धीरे धीरे अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग होके जो आपको ढक्कन दिखाई दे रहा है ना, ये भी गतिशील हो गया। और ये ढक्कन क्या कर लिया, इसी के 9 टुकड़े हुए, 9 छल्ले निकले, इससे नहीं हुए, इस केप से हुए। तो ये मानना है, जो बचा हुआ है ना, ये माना गया। ठीक है, ये 2 सिद्धांत हो गए। अब आ रहा है द्वैतवादी सिद्धांत। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सामने बैठा मगर नहीं आ रहा समझ में। पहला दिन है, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है उसको? देख, द्वैतवादी सिद्धांत, इसको मैं पूछूंगा बाद में। चलिए मैं पूछ रहा हूं कि कांट ने कौन सा परिकल्पना दिया है? गर्ल्स बताएं, इस लाइन वाले। इमैनुअल कांट ने कौन सा सिद्धांत दिया? देवियों, पुस्तक देख के बता भी नहीं पा रहे, पुस्तक भी देख रहे हैं। यहां बताइए, इस लाइन वाले। हाँ, वायव्य राशि परिकल्पना, तो बता रहे हैं भाई बार बार। इसका 1 क्लास हो चुका है, 2 क्लास हो चुका, ये फाइनल क्लास है। पर चेम्बरलिन, अब नया शब्द आ गया, सिद्धांत का नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। ध्यान दीजिएगा, चेम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया 1905 में। इनका मानना था कि एक तारा है, उसके सामने एक विशाल तारा आता है, और उस विशाल तारा के आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, इसमें बोलते हैं ग्रहाणु का अर्थ होता है क्या? ग्रहाणु, ग्रह का भाग, फिलामेंट आता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस तारे से क्या निकलता है? लिगामेंट निकलता है। और ये किसकी ओर जाता है? इस विशाल तारे की ओर जाता है। मगर विशाल तारा का दिशा होता है, विशाल तारा यहां पहुंच जाता है, यहां से गायब हो जाता है, उसका रूट आगे निकल जाता है। तब तक ये लिगामेंट कहां जाता है? यहां पर आ जाता है, लिगामेंट यहां आ जाता है। परिणाम स्वरूप वो बाहर चला गया, तो ये लिगामेंट क्या करता है, इस अपने तारे के गोला मतलब परिक्रमा करता है, राउंड मारना शुरू करता है। राउंड मारना शुरू करते करते क्या होता है, ये जो है फिलामेंट, जिसको ग्रहाणु कहा गया है, ये ठंडा होता है। ठंडा होता है तो बीच का जो विशाल क्षेत्र होता है वो क्या बनता है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति बनता है। फिर सबसे किनारे वाला सबसे छोटा ग्रह बुध बनता है। इस तरह से 9 टुकड़े होते हैं, है ना। और ये 9 टुकड़े क्या करते हैं? लगातार क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और ये जो तारा वर्तमान में सूर्य होता है। बाकी ये जो ग्रहाणु है उसी के 9 टुकड़े हुए, ये बना है। ये वाला इसको पुस्तक में देख लीजिएगा अच्छे से, और है ना। तो आप कैसे लिख सकते हैं? द्वैतवादी परिकल्पना के मान्य, द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना आती है, जिन्होंने 1905 में प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि हमारे ब्रह्मांड में हमारा एक तारा था, उसके नजदीक से एक विशाल तारा गुजरा। वो विशाल तारा गुजरने से क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे जो तारे से क्या निकलता है? लिगामेंट निकलता है, ग्रहाणु निकलता है। ग्रहाणु निकल जाता है, मगर वो विशाल तारा कहीं खो जाता है, मगर ये लिगामेंट वापस उस तारे में नहीं आ पाता। तो परिणाम स्वरूप उस लिगामेंट का जो खंड होता है, ठंडे होकर अलग अलग होते हैं, और लगातार वो हमारा सौर मंडल बन जाता है। ये है चेम्बरलिन का। ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीन्स जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना। ऐसा नहीं आ रहा समझ में? उस